अब दूसरा, इस टेक्निक में यानी हम लोगों ने यहां पर इन विट्रो में हम लोगों ने ZIFT पढ़ा और IUT पढ़ा। ये ध्यान दोगे, ये दोनों ही टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजर में भ्रूण स्थानांतरण में काम आने वाली टेक्निक है। अब दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि अगर किसी मादा के अंदर माना जाती कोई मादा जिसमें अंडाशय में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, ध्यान दिए, ये बताओ फीमेल अनफर्टिलिटी क्या हो सकती है कि कब किसी मादा में संतान उत्पन्न नहीं होने का कारण क्या हो सकता है। तो अगर किसी मानव मादा के अंदर यानी अगर किसी मादा के अंदर रजचक्र नियमित नहीं आने की वजह से या उसमें अंडाणु का या एग फॉर्मेशन या जिसे अपनी भाषा में कह सकते हैं एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो मानव मादा में अंडाणु नहीं बन सकता तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी मादा के परिवार के किसी रिलेटिव यानी इसकी सिस्टर हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है, इसकी नानी हो सकती है या और भी कोई सामान्य मादा, एक स्वस्थ मादा के शरीर से या उसके शरीर में बनने वाले अंडाणु को, ये ध्यान दीजिए, अंडाणु को अगर हम लोग लेकर इसी मानव मादा की अंडाणु, इसी मानव मादा के अंडाशय के, मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आप समझ में आ रहा होगा, इसी मानव मादा के, क्योंकि इस मानव मादा में स्वयं में तो अंडाणु नहीं बन रहा, ध्यान दीजिए, स्वयं में अगर अंडाणु नहीं बन रहा तो अंडाणु के अभाव में कभी भी निश्चित क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि उस मानव मादा के अंडवाहिनी में किसी दूसरी मादा, और दूसरी मादा क्या हो सकती है, यहां पर जो दूसरी मादा होगी वो इनकी रिलेटिव हो सकती है या फिर दाता मादा हो सकती है। क्या हो सकती है, दाता मदर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, या डोनर मदर भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो दाता मदर के शरीर से या अंडाशय में बनने वाले अंडाणु को, ओके सर, और अंडाणु और कोई नहीं बल्कि एक्चुअल में कौन है, फीमेल गैमेट है। इस फीमेल गैमेट को अगर हम लोग इस मानव मादा की, इसी मानव जो बंदिरा ग्रस्त है, इसकी अंडवाहिनी के इस एम्पला भाग में अगर हम लोग इंजेक्ट कर दें, सुन रहे आप लोग, तो ऐसे करने क्या होगा कि ये मादा जब अपने पति के साथ इंटरक्रॉस करती है तो उसके द्वारा छोड़े गए शुक्राणु गति करते हुए आकर इस अंडाणु से यहां पर संलयन कर पाएंगे और ये मादा प्रेग्नेंट हो जाएगी और संतान को प्राप्त कर लेगी। तो इस टेक्निक में, ये तकनीक कब अपनाई जाती है, जब किसी मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं हो, एक, या फिर उसमें अंडाणु निर्माण तो हो रहा है लेकिन अंडाणु को यूं कह सकते हैं उसकी अंडवाहिनी का जो झालर है, कौन सा भाग है, अंडवाहिनी का जो आगे भाग जिसे हम लोग इफेंटिबुलम बोलते हैं। एक ही चीज समझे, अंडवाहिनी का जो प्रारी भाग है जिसे हम लोग कीपक बोलते हैं, ध्यान दीजिए सुनिए, ऐसे होता है ये कीपक और एक कीप के तरह होता है फनल, जस्ट लाइक फनल से, और यहां पर विशेष प्रकार की अपेंडेज होती है, इफेंटिबुलम होती है, झालर। ये क्या करती है, अंडों से क्रिया के बाद में अंडाणु को कलेक्ट करती है, लाइक फिंगर, हमारी अंगुलियों की तरह। तो दी जा रही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्बरी। तो अगर किसी मानव मादा अंडाणु का निर्माण हो और ये फिम्बरी अगर अंडाणु को कलेक्ट नहीं करे तब भी अंडाणु यहां नहीं पहुंच पाएगा या फिर अंडाणु बने ही नहीं। आप समझ पा रहे होंगे, पहले वाली कंडीशन में तो हमने क्या देखा था कि अंडवाहिनी पिचकी हुई है तो हमने इन विट्रो का यूज किया था, लेकिन हम इन विट्रो ना करके हम लोग क्या करेंगे, किसी अन्य मादा के या दाता मादा के अंडाणु को लेकर उसकी फैलोपियन ट्यूब में हम इंजेक्ट कर देंगे। इसलिए इस टेक्निक में, टेक्निक का नाम क्या होगा, GIFT, जो थोड़े पहले पढ़ा था। GIFT है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आराम सुन ले इसको, बहुत इजी में बता रहा हूं। और इस कंडीशन यहां पर फैलोपियन ट्यूब में हम लोग गैमेट का जब हम लोग इंजेक्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, जब महिला अपने पति के साथ इंटरकोर्स करती है तो ड्यूरिंग टू इंटरकोर्स यू कैन ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन होगा, और इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा कि जो स्पर्म जो होंगे, स्पर्म मूव, यू कैसे मूव टू ओवम एंड यू कह सकते हो ओवम को क्या कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नॉर्मल होने से लेकर प्रसव क्रिया नॉर्मल होगी और ये संतान को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इनफर्टिलिटी कोई बहुत बड़ी अभिश्राप नहीं है। ओके, तो अब इसलिए टेक्निक का नाम क्या हो गया, युग्मक, यानी इसकी बात हम करें, इसका अगर पूरा नाम मैं यहां पर लिखूं तो गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर, ओके, हिंदी में युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण। और ये टेक्निक कब अप्लाई जाती है मैंने आपको बता दी। ये दोनों तकनीक किसकी है, भ्रूण स्थानांतरण की, और ये किसकी है, युग्मक स्थानांतरण की। ओके सर, कभी कभार ये आप समझ पा रहे होंगे, कभी कभार होता है कि मान करें कि अगर पुरुष में भी ऐसी स्थिति हो
तो दोनों पति पत्नी का अंडाणु शुक्राणु दोनों को यदि हम इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ओके, ये टेक्निक समझ आ गया। इस टेक्निक को हमने किसका यूज किया, GIFT का। लेकिन ये गैमेट को स्थानांतरित, यानी ये ध्यान दोगे ये युग्मक को स्थानांतरित करती है और ये भ्रूण को करती है, ये ध्यान दोगे। अब अगले टेक्निक का नाम हो सकता है कि यदि किसी फीमेल में, फीमेल भी पढ़ रहे हैं, मेल को गए नहीं, फीमेल में यानी कपल में अगर वो फीमेल जो मादा है उसमें अगर ये माना जा रहा है कि उसमें लंबे समय तक फर्टिलिटी है, लंबे समय शादी के 5 साल 6 साल 10 साल इलाज नहीं होने के बाद लंबे समय से फर्टिलिटी है, तो ऐसी कंडीशन में एक तरीका और हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें उस मादा के शरीर बनने वाले अंडाणु, क्योंकि अंडाणु नॉर्मल बन रहा है लेकिन अंडाणु आगे तक मूव नहीं कर पा रहा, पिछड़ी की वजह से, या और भी कोई कारण हो सकता है, या मानव मादा का यूट्रस कमजोर है, कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल पार्टनर होती है उसके शरीर से, यानी या तो उसी फीमेल से, आप समझ पा रहे होंगे, फीमेल से, या किसी अन्य मादा के अंडाणु को, अन्य मादा के अंडाणु को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर, यानी वही टेस्ट ट्यूब वर्क मेथड यार, लेकिन थोड़ा अलग है, इस आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम शब्द माध्यम में इस अंडाणु को लेकर इसका संवर्धन किया जाता है। ध्यान दीजिए, संवर्धन क्या है, और मैंने भी बताया ना, इन विट्रो यानी पात्र निषेचन तकनीक, यानी प्रकनली जो शिशु हम लोग बात कर रहे हैं, विश्व का प्रथम प्रकनली शिशु जो था इंग्लैंड में पैदा हुआ था, जिसका नाम लुइस जो ब्राउन था। ये ध्यान दोगे, लुइस जो ब्राउन जो 1978 में पैदा हुआ, आप ध्यान देंगे, अप्रोक्स जुलाई की बात हम करें। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस सभी में प्रकनल शिशु पैदा हुए, लेकिन इंडिया में पहला जो प्रकनल शिशु जो था, यूं कह सकते हैं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दे रखा है, किसी में कर्मिका का नाम दे रखा है, किसी में हर्षा अग्रवाल दे रखा है, किसी में दुर्गा अग्रवाल है, लेकिन कनामिका अग्रवाल यानी कनामिका अग्रवाल है जो यूं कह सकते हैं कि वो हमारे कोलकाता यानी हमारे भारत में जो पहली पैदा हुई। उसके बाद में तो इस टेक्निक को यूं कहते हैं हजारों लाखों दंपति आज इसको बड़े ही सहज भाव से अपना रहे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई भी अगर आप देखें तो किसी प्रकार की कोई धार्मिक या कोई अन्य बाध्यता इसके अंदर कहीं भी कोई नजर नहीं आ रही, अगर आप समझे तो। और वही ये तभी संभव है जब हम लोग जन साधारणता इन सभी तकनीकों को पहुंचाकर किसी बंदे दंपति का इलाज करके उन्हें संतान प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे। आप समझ आ रहा होगा, इसमें क्या करते हैं कि अंडाणु को कृत्रिम माध्यम में लिया जाता है और उसके पति के, ये ध्यान दीजिए, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर अंडाणु या तो उस महिला का हो सकता है या किस क्या अंडाणु ले सकते हैं, दाता अंडाणु। दाता अंडाणु है किसी स्वस्थ महिला के अंडाणु को भी इसमें लिया जा सकता है। आप लोग इसको आराम से समझे, क्योंकि आज कई ऐसे मादा और कई ऐसे पुरुष हैं जो अन्य दंपतियों के लिए, अन्य बंदे दंपतियों के लिए सैरोगेट मदर का काम कर रहे हैं, यानी गर्भधारण का कार्य कर सकते हैं, कर रहे हैं, अंडाणु देने का काम कर सकते हैं, शुक्राणु देने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग योग्य स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों के अंडाणु शुक्राणु को कृत्रिम संवर्धन माध्यम यानी पाथवे या कृत्रिम निर्जमीकृत स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस के अंदर हम उनको सुरक्षित करते हैं, जैसे ब्लड की तरह, आप समझ पा रहे होंगे, ऑर्गन्स की तरह, और लंबे समय उनका संरक्षण करके ऐसे माता पिता का हम इलाज करते हैं जो जन्मजात बंदे हैं या जो जन्म से बंदे थे। आप समझ पा रहे, जन्म से मतलब शादी के बाद से बंदे थे, तो वो अंडाणु शुक्राणु उनके संतान उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। तो किसी फर्टिलाइज मादा के या किसी दाता अंडाणु को कृत्रिम या प्रकनली में लेकर लिया था, और इस अंडाणु कोशिका के कोशिका धरों के इस केंद्र का हम जानते हैं निषेचन क्रिया के दौरान होता क्या है कि शुक्राणु प्राकृतिक तरीके से अंडाणु की झिल्ली को गलाकर उस पर एंटर करता है। ध्यान दे, थोड़ा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन अंडाणु को शुक्राणु भेद कर उस पर एंटर करता है और फिर शुक्राणु अंदर आने के बाद फिर अंडाणु के केंद्र से संलयन करता है। ये थोड़ा सा प्राकृतिक ओके कि शुक्राणु को अंडाणु की झिल्ली को भेदने भेजना पड़ेगा। कोरोना यूं कह सकते हैं वहां पर एक कोरोना रेडिएटर और जोनो पेरिस दो आवरण होते हैं मानव अंडाणु के दोनों तरफ, चारों तरफ। उसको भेदने के लिए शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम पाया जाता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों कंडीशन में शुक्राणु को अंडाणु को भेदना होता है। ओके सर, अब इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इस कृत्रिम कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर अंडाणु के कोशिका दरों में इस अंडाणु के केंद्र को संलयन करने के लिए अगर हम इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के अंदर ही इंजेक्ट कर दें, आप समझ पा रहे हैं क्या, यानी उसको भेदना नहीं पड़े, तो अंडाणु के अंदर ही शुक्राणु को अंदर ही हम लोग क्या करें, इंजेक्ट कर दें, तो यहां पर क्या होगा कि शुक्राणु को अपने इस अंडाणु को गलाने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी और ये शुक्राणु डायरेक्ट ही इस अंडाणु के अंदर संलयन करके इसका निर्माण कर लेगा, युग्मनज या भ्रूण का निर्माण कर लेगा।
अब समझ आ गए। इस प्रकार बने इस युग्मनज को अब मादा के गर्भाशय में हम क्या कर देंगे, रोपण कर देंगे। अब रोपण करने के लिए या तो उसी मादा के गर्भाशय में, अगर इस मादा का गर्भाशय परिपक्व और स्वस्थ है तो हम उस भ्रूण का स्थान उसी मादा के गर्भाशय में करेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर ये मानव मादा का गर्भाशय अगर माना जा रहा है कि हेल्दी नहीं है या परिपक्व नहीं है या यूं कह सकते हैं कि वीक है और ये गर्भ धारण करने बाद में कभी मिसकैरेज या अबॉर्ट हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में इस भ्रूण को हम स्थान करने के लिए किसी अन्य मदर का यूज करते हैं और उस मदर को हम बोलते हैं सैरोगेट मदर। क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर। आप ध्यान सुन लीजिए, और ये सैरोगेट मदर या फिर सिस्टर मदर भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिस्टर मदर। और ये वो मदर है जो किसी अन्य के बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है। यही तो सबसे बड़ी मानवता की मिसाल है। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने, तो अन्य के बच्चे को अपने गर्भ के अंदर क्या करती है, धारण करती है। ऐसी मदर को हम क्या बोलते हैं, सैरोगेट। और सैरोगेट मदर से इस मदर से भी अगर बात हम करें, इस मदर से भी ज्यादा रेस्पेक्टेबल है क्योंकि ये दूसरे के बच्चों को धारण करती है, इसलिए इसको सैरोगेट। लेकिन सैरोगेट मदर को लेकर भी, सैरोगेट बनाने को लेकर भी अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिटिक्स चलती है, जिसको लेकर हम लोग अलग जब अभी टाइम तो मैं उसको कर पाऊंगा। तो सैरोगेट मदर से नहीं है, ओके सर। अब सैरोगेट मदर एक सामान्य प्रसव के बाद में इस शिशु को जन्म देकर इन माता पिता को सौंप देती है। तो कई कंडीशन ऐसी होती है जो सैरोगेट मदर को लेकर आज भी हमारे विश्व में बहस या क्रिटिक्स चल रही है कि सैरोगेट मदर किसको बनाया जाना चाहिए, खर्चा कौन करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो पति पत्नी जो बंध्यता दर्शित है, ये सैरोगेट मदर को कंपनसेशन यानी आर्थिक मदद करते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो सैरोगेट मदर बनती है वो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकती है या फिर परिवार की कोई महिला मित्र भी हो सकती है, जैसे नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, सास हो सकती है, कोई भी अन्य महिला हो सकती है जो इस महिला की संतान उत्पन्न करने में हेल्प करती है। और ये वाकई में ये दीज वुमेन्स आर, अगर बात मैं करूं, दीज या सैरोगेट मदर्स आर मच 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 रेस्पेक्टेबल, यानी ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय, क्योंकि ये संतान प्रदान उत्पन्न करने में एक दंपति का योगदान कर रही है। ओके सर, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो टेक्निक में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक में क्या कर रहे हैं हमने, अभी आप ध्यान दिया नहीं, ICS अगर बात हम करें, इसको ध्यान दें। इसमें क्या करें, अंडाणु कोशिका के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी नर के शुक्राणु को, ये मैंने काफी रफली बना दिए, यानी किसी मादा के अंडाणु या दाता मादा के अंडाणु को अंडाणु के कोशिका दरों में, ये उसका केंद्र और ये उसका साइटोप्लाज्म है, और ये यहां पर जानते हैं ये कोरोना रेडिटा है और ये सॉरी जोन पर और ये कोरोना रेडिटा। ओके सर, ऐसे। तो अगर हम किसी मानव मादा के उसी या पत्नी या अंडाणु के कोशिका दरों में ही अगर किसको इंजेक्ट कर दे सर, स्पर्म को, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि स्पर्म को इसको फ्यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए टेक्निक में क्या हो गया, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ये आराम से इसका नाम भी आप लिख लें, इंट्रा, ये बार बार आ रहा है, इंट्रा का अर्थ अंत है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एस स्पर्म इंजेक्शन। ओके सर, इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके सर, ये आप समझ आ गया आपके, ये टेक्निक। और ये कब अपनाई जाती है, जब किसी मानव मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, या अगर हो रहा है तो फैलोपियन ट्यूब उसको कलेक्ट नहीं कर रही है, या फिर फैलोपियन ट्यूब कलेक्ट कर भी रही है, माना तो उसका फैलोपियन ट्यूब इसकी हुई है, या हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब भी सही है। तो कई बार क्या होता है कि यूट्रस के द्वारा एक विशेष प्रकार का स्राव किया जाता है जो उस अंडाणु को क्या कर रहा है, डेस्ट्रॉय कर रहा है, जो एंटीबॉडी का काम करता है, ऐसे मान लीजिए। तो कई काम होते हैं जो अंडाणु उस मानव मादा में काम नहीं कर, इसलिए हमें दूसरी मानव मादा के अंडाणु को यूज लेना पड़ता है, या उसके अंडाणु को कृत्रिम मीडियम में लेकर शुक्राणु को इंजेक्ट करके भ्रूण बनाया जाता है। तो पर्कनली शिशु में तो हमने क्या किया था, अंडाणु शुक्राणु को दोनों को हमने फर्टिलाइज किया था, यहां पर शुक्राणु को ही हमने इसके अंदर ही इंजेक्ट कर दिया। आप समझ रहे होंगे, तो ये मैंने बहुत लंबा ले लिया, और मुझे अपेक्षा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो सर फीमेल की मैंने बता दिया आपको, फीमेल में बता दी। अब आ जाती है मेल बंध्यता। अब सर मेल बंध्यता दो गुण हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है कि अगर किसी मेल पार्टनर में स्पर्म नील हो, नंबर वन ध्यान दें, स्पर्म नील मतलब उसके सीमन की बात हम करें, उसके सीमन में अगर शुक्राणु की संख्या कम है या शुक्राणु कमजोर है या परिपक्व मैच्योर नहीं है, ये ध्यान दें, तो एक सामान्य व्यक्ति के यानी कह सकते हैं 2 से 3 ml सीमन एक टाइम एजाकुलेट होता है, यानी वंस एट ए टाइम एजाकुलेट होता है। और इतने में अगर बात हम कर सकते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेट 20 to 40 करोड़ स्पर्म्स आर अकर इन यू सीमन। ओके सर, एक ये नॉर्मल। ओके, अब बात आती है कि अगर किसी मेल पार्टनर के वीर्य में स्पर्म कम है, नंबर वन, स्पर्म कम होंगे तो वो
उस अपनी पत्नी के अंडाणु को फ्यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में दी यानी कैसे दिस कपल डोंट गॉट प्रेग्नेंट, यानी ऐसे प्रेगनेंसी वो धारण नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान है ना, समझ आ रहा होगा। अब ऐसे करने दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, ये दो मेल फर्टिलिटी दो प्रकार की हो सकती है, इनफर्टिलिटी और फीमेल तो बता दी मैंने आपको। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर यू कह सकते हो जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर का जो पेशियन जो पेनिस है और ड्यूरिंग कोइटस यानी उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता, या वो वीक है, या वो लंबे समय से बीमार है, तो इस समय हो सकता है कि वो इंटरक्रॉस के द्वारा अपने पेनिस से मानव मादा यानी अपनी पत्नी की वेजाना में इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा। कि ध्यान दीजिए, मैंने पहले बता दिया था, इंसेमिनेशन आया था पहले। इंसेमिनेशन का अर्थ है कि मैथुन क्रिया के द्वारा नर जनक के द्वारा या नर पार्टनर द्वारा मादा की वेजाइना में शुक्राणु या वीर्य को छोड़ने की क्रिया को वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। तो यदि कोई मेल पार्टनर अगर इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा, मतलब वो वीक है, यानी उसके अंदर इरेक्शन नहीं हो पा रहा, कई रीजन हो सकते, मैंने पूरा प्रॉपर आपको स्पष्ट बताया। ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, ये ध्यान दो, AI इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये इंसेमिनेशन का यूज करेंगे, जिसे आप पशु बढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आप लोग ध्यान सुना होगा, कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्य सेचन। ये ध्यान दीजिए, ये टेक्निक अगर बात हम कर सकते एनिमल्स की बात हम करें, यानी कैटल्स की बात हम, गाय भेड़ बकरी बफेलो आदि या हॉर्स में अपनाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर कोई मेल और फीमेल, यानी ये मेल पार्टनर और ये फीमेल पार्टनर इज ओके, और मेल पार्टनर में अगर किसी प्रकार की कोई इनफर्टिलिटी है, या तो स्पर्म नहीं है, शुक्राणु की मात्रा कम है, या फिर वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, यानी ही इज completely disorder, या he has a complete disorder to insemination, या natural insemination में क्या फेल्यूर है। ओके सर, तो हम यहाँ पर इसका हम यू कह सकते हैं, इसका किसी प्रकार से ऐसे पुरुष का हम कोई मजाक या हम लोग उसके ऊपर को क्रिटिक नहीं करें, हम उसका उपचार करें, ओके, या हम उसकी हेल्प करें। तो ऐसे करने में क्या कर सकते हैं कि इस मानव उस मानव यानी इस पत्नी जो इसकी पत्नी है, इस मानव की वेजाइना या यूट्रस में इसी व्यक्ति के यानी इसके पति के शुक्राणु या सीमन को इकट्ठा करके इंजेक्ट करके, इंजेक्शन से अगर इसकी वेजाइना में इंजेक्शन किया जाएगा तो उस टेक्निक का नाम क्या हो जाएगा, IUI। और IUI का नाम अभी मैंने बताया था, IUI का नाम इंट्रा यूट्रस इंजेक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले इंट्रा यूटेरिन यानी इंट्रा यूट्रस या इंट्रा यूटेरस इंजेक्शन, आप इसको लिख लें, इंट्रा यूटेरिन या यूटेराइन इंजेक्शन। ओके सर, इस टेक्निक के द्वारा हम इस दोनों बंदी जो कपल्स हैं, यानी हालांकि बंध्यता दोनों ही क्यों संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक बिना डायग्नोसिस के हमें पता नहीं था कि बंध्यता का एक्चुअल में कौन सा पार्टनर जिम्मेदार, तो मैंने आपको पूरा कन्फर्म करके बता दिया। तो सर ये जो टेक्निक्स है, अभी हमने देखा IUT अभी आया था, तो IUT अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहीं लिखा था, वो था उसके अंदर भ्रूण स्थानांतरण, तो वो था सर IUT। हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा था IUD, ये ध्यान दोगे तीनों अलग अलग चीज है। IUD इंट्रा यूटेरिस यूटेराइन डिवाइस है, ये यू कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। और ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये इसमें भ्रूण का स्थानांतरण जब हम यूट्रस में करते हैं जब वो 8 कोशिका अवस्था से ज्यादा होता है। ओके, और ये कौन है, इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन, यानी यहां पर कृत्रिम वीर्य सेचन की तकनीक द्वारा मादा को गर्भित किया जा रहा है। ओके सर, तो ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये किसी इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनकी संतान उत्पन्न करने में सबसे सहायता करते हैं। और लास्ट एंड फाइनली इनफर्टिलिटी के मार्ग में आने वाली बाधा है, ये मैंने काफी टॉपिक बता दिए। इनफर्टिलिटी के मार्ग में आने वाली बाधा है जो सबसे ध्यान दो, सबसे बड़ी बात है इनफर्टिलिटी को लेने के लिए अनुभवी और प्रशिक्षक डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो वो एक्चुअली में इनकी क्या कमी है, और इसीलिए इनफर्टाइल में ये जो इलाज होता है वो काफी थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है, इसे हर कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता। साथ ही भारत के अंदर इनफर्टिलिटी को लेकर लोग लाजे श्रम के चक्कर में बात नहीं करते, डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज नहीं करते और अपना पूरा जीवन बिना संतान के ही गुजार जाते हैं। ओके, समझ आ रहा है, अपने पीड़ा को अपने अंदर ही, क्योंकि वो पहले ही दुखी होते हैं और साथ ही संतान ना उत्पन्न होने से वो अपने जीवन दुखी रहते हैं। ओके,
सबसे बड़ी बात आपको बताया, अनुभवी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, ये विधि महंगी होती है, और प्रॉपर रूप से इसके हॉस्पिटल्स की बात हम करें, आज की बात हम करें, आज तो खैर हमारे भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक कस्बे में इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स हॉस्पिटल उपलब्ध है, लेकिन फिर भी सभी आम आदमियों की पहुंच से दूर है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज बहुत कम है। ये बार बार मैं कह रहा हूं। सबसे बढ़िया इनके उपाय में आने वाली जो बाधा, यानी इनफर्टिलिटी को लेकिन आज भी लोग क्या नहीं है, जागरूक नहीं। अगर बात हम करें, आज हम सिटी की बात हम करें, तो सिटी में कैसे एजुकेटेड फैमिली कपल्स, मैं खुद जानता हूं जो अपने जीवन में इनफर्टाइल है, लेकिन वो संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। जब क्यों? क्योंकि वो आज उसको लेकर जागरूक नहीं। उनमें से कई डॉक्टर्स हैं, कई टीचर्स हैं, कई ऐसे व्यक्ति जो बिना संतान रहना मंजूर है, लेकिन वो इनफर्टिलिटी का उपचार नहीं करवाते। तो इसमें सबसे बड़ी क्या आती है? धार्मिक। कौन सी बात आती है? धार्मिक। हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होती है, जिसकी वजह से भी लोग इस विधि को या उपचार को नहीं अपनाते। धार्मिक बात है, और सबसे बड़ी कौन सी बात है? आर्थिक, और कुछ नैतिक, यानी अलग अलग बाधाएं होती है। तो ये इसके मार्ग में तो प्रश्न है कि वंध्यता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं। तो मैंने बता दिया, वंध्यता एक महंगी तकनीक है, प्रश्न डॉक्टर का अभाव है, सभी जगह प्रश्न डॉक्टर या हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं, इसमें काम आने वाले जो उपकरण बहुत महंगे पड़ते हैं, इसे हर कोई आदमी अपना नहीं सकता। इसके अलावा आर्थिक, धार्मिक और भावनात्मक कई ऐसी बाधाएं हैं जो किसी बंदे दंपति को उपचार में कहीं ना कहीं बाधा होती। तो आज हमारा 2021 का भारत है, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई दंपति इस प्रकार हमारे परिवार के आसपास में, तो हमारा दायित्व बनता है कि उस दंपति को इस प्रकार टेक्निक के बारे में समझाया जाए, डॉक्टर से मिलाया जाए, और उन्हें बंध्यता से मुक्ति में हम उनका योगदान करने में सहायता कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि बंध्यता के लिए अगर बात हम करके कोई बाधा आती है, तो मैं एक बात बोलूंगा कि अगर कोई बंधे दंपति को वाकई में संतान के सुख की प्राप्ति है, तो सबसे बड़ा नैतिक जीवन का अगर कोई कार्य है, वो है कि हमारे भारत के अंदर हजारों, करोड़ों या लाखों बच्चे हमें जानते अनाथ हैं, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर उनके माता पिता मर जाते हैं। कई कारणों से आज हजारों, लाखों या करोड़ों बच्चे अनाथ है, आलू पल है, जिनको प्रॉपर तरह पोषण है, न्यूट्रिशन है, खाना है, चिकित्सा है, वो नहीं मिल पाती। तो यदि कोई बंदे दंपति बंध्यता के उपचार में अगर ऐसे अनाथ बच्चों को अगर अपनाता है, और इस प्रकार अनाथ बच्चों को अपनाने के लिए भारत सरकार भी कानूनी रूप से भी उनको लीगल मानती है कि अगर कोई दंपति अनाथ बच्चों को अपनाती है, तो ऐसे दंपति को सरकार या राज्य सरकार भी या जिला जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी अनुमति से अनाथ बच्चों को अपनाने का विधि भी सुगम बनाई जा रही है। तो अगर कोई दंपति अनाथ बच्चों को अपनाकर अपनी बंध्यता को खत्म करती है और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध करवा के अगर उनको एक भावी नागरिक बनाते हैं, तो मैं मानता हूं कि बंध्यता के उपचार में सबसे सही और सटीक और सबसे अच्छी टेक्निक हो सकती है।